आज हम लोग वास्तविक संख्याएं क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम क्लास 10 का एक बार रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं। जैसे पहला प्राकृत संख्या जानना जरूरी है। प्राकृत संख्याएं वैसा संख्या जो एक से स्टार्ट होता है, जैसे गिनती की संख्या, जितने भी गिनती की संख्या है एक से जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से स्टार्ट होता है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या, एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? तो इस प्राकृत संख्या में हम लोग जीरो को ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा पूर्ण संख्या। इसी को हम लोग होल नंबर भी कहते हैं, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का स्टार्ट कहाँ से होता है? पूर्ण संख्या का स्टार्ट होता है 0, 1, 2 और ये 100 तक जाता है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या समझ गए। अब हम लोग पूर्णांक संख्या समझेंगे। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर वैसे संख्या को कहते हैं जो प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, धनात्मक ऋणात्मक होगा, वैसे संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। 2 हो तो -2 हो, 3 हो तो -3 हो, यानी जितना भी संख्या है उसका प्लस माइनस सारा होगा। 1 है तो -1 होगा, और 0 को हम लोग ना पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं और ना ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या को समझिए जो प्लस और माइनस दोनों में हो उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद समझना है हमको सम संख्या। तो सम संख्या होता है वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित हो इसका मतलब हुआ कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, इतना ही होगा जिसके यूनिट प्लेस पे, तो उसको हम लोग कहेंगे सम संख्या। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे? जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9, यानी हम कह सकते हैं कि वैसे संख्या जो 2 से कटे सम संख्या और 2 से जो विभाजित नहीं हो, जिससे पूरी भाग नहीं लगे, उसको हम लोग कहेंगे विषम संख्या। या जिसके यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे क्या होगा? इकाई स्थान पे होना चाहिए 1, 3, 5, 7 और 9, और यहाँ भी था इसके इकाई स्थान पे होगा 0, 2, 4, 6, 8। अब इसके बाद हम लोग आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में तो ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो जिसको हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, जहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी q जो है हमारा डिनोमिनेटर q है, ये 0 के बराबर, इसको हम लोग कहते हैं बराबर, यहाँ से कट कर देंगे तो होता है 0 के बराबर नहीं। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो p/q के फ्रैक्शन के रूप में न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे इसका हम एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे 2/5, 3/4, so on, जो भी नंबर अगर ले लें वो सारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या बस इसका अपोजिट कर देंगे, जो फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकते, जो न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के बल में नहीं लिखा जा सकते, जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकते,
उसको हम लोग कहेंगे जो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन होता है या कि क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे √2, √3, √5, पाई, ये जो भी पाई भी है ये भी हमारा क्या है परिमेय संख्या। और परिमेय पाई का अगर 22/7 अगर लेते हैं 22/7 तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, लेकिन पाई है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग जान गए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आगे हम लोग जानेंगे। अब हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या क्या है, तो वैसा संख्या जिसका गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा होगा उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि भाज्य संख्या में अगर हम एग्जांपल से समझे, अगर हम लोग 4 को स्टार्ट ले 4 को ले तो 4 का कितना गुणनखंड होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो क्या होगा 1 2 3 यानी 2 से ज्यादा जिसका गुणनखंड होगा वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। 4 हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, जो भी है 6 अगर लिए तो 6 का क्या हो जाएगा 1 2 3 6, तो इसका गुणनखंड हो गया 4। यानी अपने आप और एक के अलावा भी किसी संख्या से करता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का क्या मतलब हुआ, अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से नहीं करती। और एक और बात है कि अभाज्य संख्या में क्या होता है, इसका गुणनखंड न 2 से कम होता है और न 2 से ज्यादा होता है। तो आपको ये समझना है कि एक जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि इसका गुणनखंड एक और केवल एक ही होता है। तो इसलिए एक को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 होगा क्योंकि 2 को 1 और 2 इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। फिर हम यहाँ पे अगर 3 ले तो 3 को भी 1 और 3 इसके अलावा कोई इसको भाग नहीं दे सकता है, कोई भाग विभाजित नहीं कर सकता। इसलिए इसका जो गुणनखंड 2 हुआ, इसका भी गुणनखंड 2 हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो और 2 से कम हो, एक और अपने आप से कटे, वह संख्या होता है हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग जो होता है, वो अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग होता है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और इस तरह से सोवन आपका नंबर बहुत सारा। अब हम लोग जानेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक का अगर हम मसा निकालते हैं और उसका मसा अगर 1 होता है तो वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाता है। यानी दोनों संख्या का जब हम मसा निकालेंगे तो उसका एचसीएफ निकालें तो उसका आंसर आना चाहिए 1। अब जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम कोई संख्या 6 और 7 लेते हैं, 6 और 7 लेते हैं, तो हम 6 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो 6 क्या होगा, ये 1 2 3 और 6, 7 का हो गया 1 और 7। जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे तो इसका एचसीएफ जो दोनों में मिलता है कितना, 1 मिला, इसके बाद कोई नहीं मिला। तो यह 6 और 7 क्या है, सअभाज्य संख्या है, जिसका मसा 1 होगा। कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसका एचसीएफ 1 होगा उसको हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे। यहाँ पे अगर 12 और 13, अगर इसका हम लोग अगर निकालते हैं 12 और 13 का एचसीएफ, तो 12 को निकालेंगे तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। लेकिन 13 को क्या होगा, 1 और 13, सिर्फ और सिर्फ 1 और 13 ही इसको विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ इसका निकालेंगे, एचसीएफ तो इसका देखिए एचसीएफ वही होता है जो दोनों में मिलता है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। तो अब हम लोग समझ गए कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभी तक हम आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितना भी संख्या बताए इस सारा संख्या मिलकर के हमारा वास्तविक संख्या होता है। और इसी संख्या को जितना भी संख्या होता है सबको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम लोग आज पहले वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन हम लोग उसका परिचय जान लिए। अब वास्तविक संख्या में
पहला टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इस संख्या में अब आगे अगला पॉइंट है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर a और b है, a और b कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां a जो है बड़ा होगा b से और q तथा r भी शामिल हो। तो शामिल कैसे होगा? यदि a में हम लोग b से भाग दिया जाए तो भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या जहां a बड़ा है b से और इसी a और b में q तथा r भी शामिल है। तो शामिल कैसे होगा कि जब हम a में b से भाग देंगे तो भागफल q तथा शेषफल अगर r प्राप्त होता है तो ये भी उसमें शामिल हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे a में भाग देंगे। a में हम लोग भाग देंगे b से तो यहाँ भागफल q और यहाँ जो शेषफल होगा r। अब इसी को हम लोग बहुत पहले जान चुके हैं कि इसको हम लोग कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं हम लोग शेषफल, ये हमारा होता है भाजक और ये मेरा होता है भाज्य। तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेषफल। और वही बात यूक्लिड पढ़ने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही बात को क्या कहता है कि a बराबर होगा b क्यूब जोड़ r। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b क्यूब जोड़ r, जहां क्या होगा कि r का जो मान होगा 0 से तो r बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। a बराबर b क्यूब जोड़ r जहां 0 के बराबर r हो सकता है या 0 भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। अभी कैसे होगा? तो जब भी हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं 2 से अगर हम लोग भाग देंगे अगर 5 में तो जो हमारा शेष आएगा से 2 से कम ही आएगा। जितना से हम भाग देते हैं उससे एक कम तक शेष आ सकता है और कहां से 0 से लेकर के उससे कम तक आ सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे भाग दे तो 2 दूनी 4 आएगा और बचेगा 1। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे शेष आ गया 1। लेकिन इसी अगर 2 से अगर हम लोग भाग देंगे 4 में तो 2 बार मिल जाएगा तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे शेष क्या आ गया 0। यानी जब हम 2 से किसी भी चीज में भाग देंगे तो उसका शेष हमेशा 0 और 1 आएगा। तो ही अपेक्षित दिया कह रहा है कि r मेरा तो शेषफल है और b मेरा तो भाजक है तो 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, इसलिए कह रहा है बड़ा या बराबर आ सकता है और लेकिन b जो है हमेशा बड़ा होगा। इससे इस भाजक से जो है शेषफल हमेशा छोटा आएगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमिति यही कहता है कि जब हम लोग भाग देंगे इसके माध्यम से अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको ये विधि हमको आना चाहिए और इसमें सबसे पहला मेरा प्राथमिकता होता है कि हम r को 0 करें। जहां मेरा r 0 हो गया वही पे मेरा क्या हो गया कि एचसीएफ निकल गया। तो अभी अब हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर चैप्टर 1.1 का आपको मैं क्वेश्चन बताते हैं। अब आगे हम लोग प्रश्नावली 1.1 पीटीबीसी का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और क्वेश्चन 1 में 1 2 3 क्वेश्चन दिया और सबसे पहले जब हम हल करेंगे 1 को करेंगे
135 और 225 को, तो सबसे पहले मेरा या किसको करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर b क्यूब जोड़ r, इस पे करना है। और हमको जब ये बनाने जाएंगे, हल करने जाएंगे, तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि हम यहाँ पे 0 करें, यानी जब r का मान जब 0 आ जाएगा तो मेरा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं कि छोटा वाला से हम लोग बड़ा में भाग देते हैं। तो छोटा वाला बड़ा क्या है, 225 है, और छोटा क्या है, 135। तो भाग देंगे तो हम लोग साइड में भाग भी दे सकते हैं या यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एक बार में गुना करेंगे, क्योंकि दो बार में करेंगे तो 270, लेकिन 270 नहीं है, 225 है। एक बार में प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 और 25 90 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसका फॉलो कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का करते हैं कि a बराबर b क्यूब जोड़ा, अब आगे क्या करेंगे, 135 बराबर 90 गुणे फिर 135 से तो एक ही बार में रहेगा और आगे हो जाएगा 45, कितना 135 में से 10 बचा और 25, 35 और 10 45। अब के बाद क्या होगा मेरा 90, और 90 में हम किससे भाग देंगे, 45, कितना बार भाग लगेगा, 2 बार में, बचा मेरे पास शेष कितना 0 आ गया ना, हमारा शेष लाना था 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि यह जो है 45 से पूरी कट जाता है कौन, 225 और 135, अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः एचसीएफ अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 45, कितना हो गया 45, ये मेरा आंसर हो गया। तो हो गया a बराबर b क्यू जो आर का हम लोग फॉर्म करते गए, और जहां 0 आ गया 45 से भाग देने पर 0 आ गया, इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा है 38,220 को हम लोग 196 से भाग देंगे। तो इस फॉर्म में लिखना है a बराबर b क्यू जो था, तो a तो हो गया, b भी हो गया, अब q कितना होगा, तो साइड में हम लोग इसमें जब भाग देंगे, जब हम यहाँ पे भाग देंगे 38,220 को अगर हम लोग 196 से भाग देते हैं तो ये जो है ना 194 बार में पूरी कट जाएगा। देखिएगा आप भाग करके कि 194 बार में ये पूरी कट जाता है, यानी 194 और आपके पास यहाँ बचा 0, तो शेष आपका बच गया 0, तब 0 शेष बचा तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 196। अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ, इसी को हम लोग मौसम भी कहते हैं, मौसम कितना हो जाएगा 196, आपका ये आंसर आ गया। तो 1.1 का एक क्वेश्चन बता दिए, और इसी तरह आपको ये क्वेश्चन बनाना है, और एक क्वेश्चन हम अपने मन से और देते हैं, दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम बता दिए, तीसरा क्वेश्चन ये आपको छोड़ दिए, और चौथा क्वेश्चन आपको ये बनाना है, यानी 2 क्वेश्चन आपको हम बता दिए और आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद इससे आगे का जो क्वेश्चन आएगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।